क्या ट्रेंड्स हैं 2025 के? 2025 में जो ट्रेंड है, अभी जो समर कलेक्शन आने वाली है, इट्स बहुत टाइम से चला है लॉप हेयर कट, बट इस बार लॉप के साथ ना लोग ना वुल्फ हेयर कट बहुत रखने वाले हैं. इट्स लाइक अ शॉर्ट में इंच शोल्डर लेंगे वुल्फ हेयर कट, जो बहुत ट्रेंडी होने वाला है इस बार. तो हर किसी को वुल्फ ट्रेंड के साथ जाने वाले हैं सब लोग. अच्छा, और कलर्स में क्या दिखेगा? कलर्स ना देखिए, सबका अपना लाइफस्टाइल है, किसके साथ कैसे कलर आप रख सकते हो. सपोज कोई बहुत लाइक इन्फ्लुएंसर है तो वो बहुत ज़्यादा अपने बालों को लाइटर शेड एंड एवरीथिंग अपनी लुक को. हेलो, वेलकम येट अनदर एपिसोड ऑफ अनबाउंड. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो हर गेस्ट सुपर स्पेशल होता है, खास होता है, बट उनकी खासियत ये है कि उनके जैसा आज तक कोई गेस्ट ही नहीं आया हमारे शो पे. He's a celebrity stylist, a hair stylist, someone who has made a name for himself in the glamour and glitz world, and he is Javed Salmani. Hello, Javed. Hello, Mamta. Welcome to Unbound with Mamta. Yeah, thank you. Finally. हाँ जी, पता नहीं कितने महीने हो गए हैं. Absolutely. So glad to have you here, Javed. इतना काम, इतना उम्दा काम, इतना फिनेस का काम और इतने कंफर्ट से आप करते हैं. इट्स कमेंडेबल. थैंक यू. शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, और व्हाट ब्रॉट यू इनटू दिस प्रोफेशन, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर तो नहीं है ना. नॉट एवरीबडी टेक्स टू अ प्रोफेशन लाइक दिस. राइट. सो ये जो प्रोफेशन है जो मेरा, ये पिछले मैं 15 ईयर्स से मैं एक्सपीरियंस, आई एम अ लर्निंग एक्चुअली पास्ट 15 ईयर्स. सो आई एम लाइक माई वर्क. I enjoy my work always, and very happy with my work. Yeah. So इतना कि अब आपने स्टूडियो जे की शुरुआत कर ली है. हाँ जी, फाइनली जो मेरे था स्टूडियो जे, जो मेरे को बहुत टाइम से था कि खोलना है, हाँ. और फाइनली वो नाउ वी ओपन. ड्रीम कम ट्रू. यस. या सो टेल अस, शुरुआती दिनों कहाँ से ट्रेनिंग की, कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी थोड़ा फैमिली के बारे में व्हाट एवर यू. देखिए, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और मैं दिल्ली से हूँ. और मेरी जो एजुकेशन 12th के बाद जब मैं अपनी स्टडी पूरी कर रहा था, मेरे माइंड में हमेशा आता था कि यार कुछ तो क्रिएटिव करना है. अच्छा. समथिंग इज क्रिएटिव. मैं भी या फैशन डिज़ाइनर 12th के बाद मैं सोचूं या कौन सा कोर्स करना चाहिए मेरे को जिससे मैं क्रिएटिव बन जाऊँ. आई थॉट कि यार इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाऊँ, फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ, या फोटोग्राफर बन जाऊँ, मतलब मोस्ट ऑफ क्रिएटिव वर्क. तो मैं हमेशा ऐसा सोचता था करूँ क्या करना चाहिए. 12th के बाद आई एम वेरी कन्फ्यूज. सो मेरी एक फ्रेंड थी जो लॉरेल अकेडमी से कोर्स कर रही थी. अच्छा. मैं उनसे इन्फ्लुएंस होके मैंने सोचा यार ये कर क्या रही है तू. क्या यार मैं हेयर स्टाइलिस्ट हो रही. मैंने यार ये भी कोई काम है. कहते यार तू एक बार तू चल मेरे साथ देखते हैं कि कैसा है. तो मैंने वहाँ जाके देखा, और मैं चीज़ों को मैंने कहा यार ये तो एक्चुअली वही काम है जो मेरे को लगता है समथिंग इज़ क्रिएटिव. तो मैं वहाँ से उससे इंस्पायर हुआ, और मैंने वो एक अकेडमी से कोर्स किया, जिससे मेरा पूरा लाइफ एकदम चेंज हो गया, कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद मैंने कहा मुझे ये कोर्स करना है. सो फाइनली बहुत लोगों को लगता है कि इस कोर्स में क्या स्कोप क्या होगा, कैसे. पेरेंट्स जल्दी अलाउड नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये क्या कौन सा काम है, ये कौन सा सलान वाला काम है, इसमें क्या ही होगा, पढ़ लिख के तो कुछ बन जाओगे. पेरेंट्स को लगता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, कुछ नॉट टू मच ऑफ मनी. लेकिन ये एकदम बिल्कुल अलग हो चुका है काम. बिल्कुल ये आप बहुत, इफ़ यू हैव क्रिएटिव, इफ़ यू हैव ए नॉलेज, इफ़ यू हैव ए गुड एजुकेशन, इसमें एजुकेशन नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी उतना बंदा सक्सेस रेशियो ज़्यादा होगा. ओके. सो इसमें काफ़ी चेंज आ चुका है बहुत पिछले थोड़े टाइम से. पिछले 10 सालों से जो इंडस्ट्री में बूम आया वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं. यस, एब्सोल्युटली. प्राइमरीली, और लोगों में ये समझ आ गई है कि हमें और अच्छा दिखना है, खूबसूरत लगना है, वेल टर्न्ड आउट बनना है. तो पहले जो मे बी सिर्फ मैरिज फंक्शंस और पार्टीज तक था, अब वो रेगुलर हो गया है कि नहीं मुझे आज भी ब्लो ड्राई कराना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है. एब्सोल्युटली. है ना. लेकिन शुरुआती दिनों में इन योर स्कूल एंड कॉलेज टाइम में आपको अपना शीशे के आगे आप ऐसे हेयर ड्रेसिंग नहीं एक अच्छी चीज लगती थी. मैंने कहा सबसे अच्छी चीज इसमें आप सेल्फ ग्रूमिंग बहुत अच्छे हो. इसमें सेल्फ ग्रूमिंग बहुत अच्छी, जो कि मेरे को पहले से ही शौक था कि यार अच्छा दिखना चाहिए. कोई भी एक अच्छा स्टाइलिस्ट बनने से पहले वो खुद को बहुत अच्छा दिखना चाहिए. तो मेरे को समझ में आया कि यार सबसे पहले तो आप अच्छे दिखोगे. तो ये कोर्स में सबसे पहला पार्ट है कि योर सेल्फ ग्रूमिंग, कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत अच्छे से रख सकते हो, और उसके बाद फिर आप लोगों की रख सकते हो. बिल्कुल, क्योंकि कहीं से तो वो होगा ना, नहीं तो आप
को कोई ट्रस्ट भी क्यों करेगा। ये एडवांटेज था इस इंडस्ट्री को मुझे सीखने का, और कि यार खुद भी बहुत अच्छा दिखोगे और दूसरों को भी तो अच्छा बनाओगे। तो सेलिब्रिटी स्टाइलिंग नाउ, ये तो एक अलग ही बिल्कुल नीश है ना, कि एक तो हो गया कि रेगुलर काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने की क्या चैलेंजेस या प्रेशर्स क्या रहते हैं? सेलिब्रिटी साथ एक बड़ा प्रेशर रहता है, वो ना टाइमिंग का लेके उनका बॉन्डिंग पीवर ज़्यादा रहता है। बॉन्डिंग जिस सपोज एक मूवी का शूट है, तो वो हर एक मूवी का शूट ना 100 डेज़ का होता है। 100 डेज़ के अंदर एक मूवी पूरी उनको फाइनल करनी होती है। अब 100 डेज़ में ना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो कि सबसे मुश्किल वाला पार्ट मुझे लगता है आइडली, क्योंकि 100 डेज़ में आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं कि आपको फैमिलीज़ को भी कभी कभी टाइम देना होता है, या आपको कुछ घर में कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, तो आप ना शूट के बीच में नहीं आ सकते हो। सो वो जो 100 दिन का जो टाइमिंग बॉन्ड पीरियड होता है ना, वो बहुत जो मेरे को नागवारा लगता है। लेकिन एक ही मूवी में कई बार कैरेक्टर के बड़े अलग अलग लुक्स होते हैं, हम देखते हैं कि एकदम से बाल बड़े हुए हैं, एकदम से बाल छोटे हो गए, ये सब हाउ डू यू गाइस? ये एक्चुअली ना ममता, ये ना एक्सटेंशंस होती हैं हमारी पास। अच्छा। जो हम कभी शॉर्ट में दिखा सकते हैं, कभी लॉन्ग में। जब किसी की शॉर्ट है तो एक्सटेंशन लगा के उसको लंबा दिखा लो, ईजी है। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी है। जैसे हमने अनुष्का शर्मा को जब वो पीके में देखा तो हमें लगा कि अब इसने बाल ही कटवा दिए हैं, नहीं, या किसी को देखा कि इसने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए तो हमें लगता है कि ये परमानेंट ही हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके। बहुत सारा अवेयरनेस है आज की डेट में यूट्यूब अकेडमी के द्वारा, इफ आई मे से सो, लेकिन लोग बहुत आइडियाज़ लेकर भी आते होंगे ना, आपको क्या लगता है क्या मिसमैच है? क्या लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन है हेयर केयर को लेके, केमिकल्स को यूज़ करने, कलरिंग, ये सारी चीज़ें जो वो आते हैं डिमांड्स करते हैं, डू दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट? बहुत अच्छी चीज़ ये है कि लोगों को बहुत अवेयरनेस मिली है इंस्टाग्राम से, आई चीज़ है। तो ना लोगों को बहुत नॉलेज है कि मुझे कैसा कलर कराना है, कैसे चीज़ें करानी है, लेकिन द सेम टाइम उनको ये नहीं पता होता कि ये किस टोन पे कैसे कलर अच्छे दिखेंगे। वो अपनी रेफरेंस तो लेके आते हैं, लेकिन उनको ये समझ ज़रूरी है कि हर एक कलर का एक दो टोन्स होते हैं, वार्म टोन और कूल टोन्स। तो क्या उनको वार्म कराना चाहिए या कूल कराना चाहिए, वो उनको समझना, हमें एज अ स्टाइलिस्ट साथ कंसल्ट करना पड़ता है कि क्या वो इस पर वार्म अच्छा लगेगा या कूल अच्छा लगेगा। तो वो एक स्टाइलिस्ट के साथ ही उनको बैठ के समझ में आता है कि एक्चुअली कलर क्या कराना चाहिए उन्हें। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी चीज़ें, रेफरेंस पिक्चर बहुत सारी होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या उनकी स्किन टोन पे कौन सा जाना चाहिए वो एक स्टाइलिस्ट बता सकता है। एंड स्पेशली हेयर के मामले में मुझे लगता है कि यार अब आपने एक बार कटवा दिए तो कोई जल्दी से लंबे तो होने नहीं वाले, या आपने कलर करा दिया तो उसका जल्दी से तो कुछ होने नहीं वाला। तो कैसे इंश्योर करें कि भाई हम सही चीज़ कर रहे हैं या करवा रहे हैं? हमें क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए हमें पहले? देखिए, हेयर कलर की रिगार्डिंगली तो 2-3 चीज़ों के बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप पे हेयर कलर कौन सा सूट करेगा। ये बहुत पता होना चाहिए कि आपको ब्लीच कराना है या विदाउट ब्लीच कराना है। ओके। क्योंकि ब्लीच करने से बालों का जो फॉलिकल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना, वो थोड़ा स्ट्रेस ले लेता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपने बाल में विदाउट ब्लीच कलर कराना है, ब्लीच कराना है, लेकिन कितना कराना है, कितना ब्लीच करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा ब्लीच से ना बाल का जो पीएस लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके कारण बाल ड्राई हो जाते हैं। और जब बाल ड्राई हो जाते हैं तो फिर लगता है क्लाइंट को हमारे डैमेज हो गए। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डैमेज और ड्राई दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ओके। सो ड्राई हेयर जो होता है, जैसे नॉर्मली एक इन्वायरमेंट के कारण थोड़ा हो जाता है, पोल्यूशन वगैरह। डैमेज होता है जो हम केमिकल या मैकेनिकली डिस्टर्ब कर लेते हैं। जैसे सपोज लोग बहुत ज़्यादा आइन करते हैं और ओवर हीट करते हैं, ठीक है, अच्छा करने के लिए उसको ओवर हीट कर लेते हैं, तो उससे बाल डिस्टर्ब होता है। या फिर अननेसरी केमिकल कराना, कलर पे फिर बार बार कलर अगेन टू कलर कराना, अननेसरी कलर कराना, उससे भी बाल डैमेज होता है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कलरिंग के बाद एक ऑफन जो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम है कि वो एक जो नेचुरल टेक्सचर होता है ना बाल का, जो उसकी शाइन है या उसकी इलास्टिसिटी है, उस पर कुछ ना कुछ फ़र्क तो आता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बट हम जब यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों का तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो नेचुरल जो कलर का तो जो शाइन थी वो मिस हो गई है। बट आजकल कलर में उनके बहुत अच्छे अच्छे सिलिकॉन्स चीज़ें हैं जो जिनसे शाइन आती है बालों में कलर्स की। बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने अपना नेचुरल कलर जो है वो मिस कर दिया, लूज़ कर दिया। और एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हम कर रहे थे आज सैलून में, हेयर लॉस और हेयर फॉल दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कब मुझे ये समझ आएगा कि यार
कितना तो लॉस, नेचुरल लॉस या फॉल है एवरीडे का, और कि अब मैंने बहुत ही लूज करने शुरू कर दिए, कब पता चलता है ये? देखिए लॉस, जो अपने बाल आप अपने खो रहे हो, जो रूट से होता है उसको लॉस बोलते हैं, जो बीच से फॉलिकल, जो बीच से बाल टूटते हैं उसको हेयर फॉलिंग बोलते हैं। ओके। तो लॉस मेजरली ज़्यादा तब होता है जब आप बहुत स्ट्रेस में या चीज़ें, या फिर आपका डाइट शेड्यूल थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो उससे आपके बालों की लॉस होने के कारण ज़्यादा रहते हैं मेजरली। फॉलिकल जब वो होता है आपका, जब बाल आपको बीच से टूटने लगता है, इसका मतलब आपके बालों में स्ट्रेंथ की कमी है, आपका प्रोटीन लेवल जो है, जो आपका वो कम हो गया है। जब आपकी डाइट थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, आपका प्रोटीन लेवल थोड़ा कम हो गया, तो बाल वहाँ उस टाइप में आके, या फिर मैकेनिकली बहुत ज़्यादा आप ओवर हीट करते हो तो बाल आपका टूटने लगता है। उसको बोलते हैं ब्रेकिंग। ब्रेकिंग और लॉस में, दोनों में बड़ा फ़र्क है। लॉस आप खो रहे हो, ब्रेकिंग मतलब बीच से बाल बढ़ने के बाद भी बीच से टूट रहा है। ओके। इट्स अ ब्रेकिंग। सो दोनों केस में लेकिन डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या, व्हाट विल बी अ गुड हेल्दी डाइट फॉर योर हेयर? अच्छा, यू कैन ईट प्रोटीन्स लेवल आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, मिनरल आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने बालों को, उनका प्रोटीन्स लेवल अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके नेल्स, आपके बाल अच्छे से ग्रो होंगे, और उनका जो उनका फॉलिकल है जो, वो बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या ट्रेंड्स हैं 2025 के? 2025 में जो ट्रेंड है, अभी जो समर कलेक्शन आने वाली है, इट्स बहुत टाइम से चला है लॉप हेयर कट, बट इस बार लॉप के साथ ना लोग ना वुल्फ हेयर कट बहुत रखने वाले हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इट्स लाइक अ शॉर्ट में इंच शोल्डर लेंगे वुल्फ हेयर कट, जो बहुत ट्रेंडी होने वाला है इस बार। मतलब हर किसी को वुल्फ और ट्रेंड के साथ जाने वाले हैं सब लोग। अच्छा, और कलर्स में क्या दिखेगा? कलर ना, देखिए कलर सबकी ना, सबका अपना लाइफस्टाइल है। हाँ। कि किसके साथ कैसे कलर आप रख सकते हो। सपोज कोई बहुत लाइक इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने बालों को लाइटर शेड एंड एवरीथिंग अपनी लुक को इन्फ्लुएंस करेंगे। अच्छा, मतलब आप आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली। सो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस टाइम किसको कैसा कलर करना चाहिए। तो ब्राइड्स वगैरह के लिए ज़्यादातर आप लोग क्या रेकमेंड करते हैं? ब्राइड्स वगैरह के लिए ना, नॉर्मली जो हर एक ब्राइड्स को ना, वो अपनी जब जितनी भी ज्वेलरी होती है वो ब्राउन में होती है, गोल्ड में होती है, तो उनको ना हल्का सा बालों में कलर चाहिए होता है। इफ़ यू लाइक यू हैव प्लेन हेयर, सो प्लेन हेयर में ना लुक नहीं क्रिएट कर पाते आपकी मेकअप आर्टिस्ट। जब भी मेकअप करती है तो उनको भी चाहिए कि हेयर स्टाइलिस्ट का काम तो एक अच्छे से उसको हेयर को डिज़ाइन करना है, बट उससे भी अच्छा डिज़ाइन करना उसकी मेकअप आर्टिस्ट का काम है, जो उसको पूरी लुक क्रिएट करती है। सो वो जब आप ज्वेलरी पहनते हो तो वो गोल्डन होती है, तो आपको ना हल्का सा टेक्सचर के साथ बालों में भी ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डालना पड़ता है कलर का, ताकि लुक को और एनहांस कर सके, एंटायर लुक को और एनहांस कर सके वो। वाओ। तो हाइट, वेट, प्रोफेशन, किसी का फेस का कलर टोन, सारी चीज़ें एनालाइज करके आप एक कलर पे आते हैं। सो जब हम अपनी एजुकेशन करते तो हम ना एक मूड बोर्ड पे काम करते थे। हाँ। तो मूड बोर्ड लाइक जैसे सब डिज़ाइनर्स करते हैं कि आप एक मॉडल्स आपको रेडी करनी है जो वो दिखनी लास्ट में कैसी दिखनी चाहिए। उसके बालों का कलर क्या होगा, उसका हेयर कलर क्या होगा, उसकी जो उसके ड्रेस है वो कैसे होने वाली है, उसका जो बैग है वो कैसे होने वाला है। तो वो पूरी लुक को हम एनालाइज करके कलर करते थे, और अभी वैसे ही करते हैं। वो आई थिंक ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, ना कि वो कि जी मुझे को कलर कराना है और ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि शायद सारी चीज़ें तो इन्होंने मांग ली, तो ऐसा तो करना बहुत ही मुश्किल है। जब तक हम किसी को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि वो कितना शाय है, उनका कलर मतलब उनको कलर भी उतना ही शाय चाहिए। ओह वाओ। अगर वो मतलब उनकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करती है ये बात। तो फॉर एग्जांपल जैसे आई हैव सीन कि जैसे बर्गेंडी बहुत पॉपुलर चल रहा है, या रेड टोन्स में बहुत इंडियंस काफ़ी जाते हैं, राइट? ये सूटेबल कलर ऑप्शंस हैं उनकी स्किन टोन के लिए? इट्स अ रेड कलर, इट्स लाइक अ फन कलर। इट्स अ फन कलर। इट्स यू ट्रैवल आप कर रहे हो, डू टू लॉट्स ऑफ ट्रैवल, तो आपको लगता है कि मुझे एक डिफरेंट इमेज चेंज रखनी है। मतलब मुझे गोल्ड से बिल्कुल या ब्राउन से बिल्कुल डिफरेंट इमेज क्रिएट करनी है, तो देन यू कैन ट्राई रेड कलर, वाइन कलर। इससे क्या होता है कि आपको ना डिफरेंट इमेज एकदम इमीडिएटली चेंज होती है, लाइक हाफ एन आवर में। मतलब आप जैसे दिख रहे तो सिर्फ एकदम अलग दिखते हो। तो रेड कलर इट्स लाइक अ फन, लाइक एंजॉय, इट्स अ कूलर टोन्स, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, और आई थिंक बहुत लोग कराते हैं उसको। हाँ, और उसके बाद फिर आप अपनी वार्डरोब पे भी अकॉर्डिंगली काम करेंगे कि भाई अब रेड के साथ में क्या पहनूं कि कुछ वो इतना ज़्यादा भी नहीं लगे और बिल्कुल वैसा। रेड कलर के साथ एक थोड़ा सा जो हमारा माइनस चीज़ रहती है वो ये रहती है कि
ड्रॉबैक रहता है माइनस का, जो क्योंकि वो ना जल्दी फेड आउट हो जाता है, वो कुछ वॉशेस के लिए होता है। थोड़े टाइम के बाद ना वॉशेस के बाद ना हर वो कलर फेड आउट होने लगता है, तो आपको फिल्म वो ब्राउन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो लिटिल केयर टू रेड कलर, फॉर रेड कलर। और ब्लू, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे स्ट्रैंड्स कराते हुए और नीचे नीचे से सिर्फ एक ब्लू एक टिंज देते हुए कलर का, वो भी कुछ एक सिग्नेचर है कि हाँ ये मेरी स्टेटमेंट है, क्या है ये? ब्लू कलर इट्स एग्जैक्टली दिस लाइक फन कलर, इट्स अ क्रेजी कलर। जब आप ब्लू कलर अपना कराते हैं तो फिर वो लाइक कुछ ही वॉशेस के लिए होता है, लाइक 10 वॉशेस या 8 वॉशेस, उसके बाद वो फेड आउट हो जाता है। बट वो इट्स लाइक लेकिन इट्स अ डिफरेंट इमेज, फन। जैसे आजकल मैंने देखा काफ़ी बच्चे तो कराते हैं, बड़े भी लोग करा रहे हैं। इंटरेस्टिंग कलर, ब्लू पर्पल। अपने हेयर के साथ आप कितनी जल्दी एक्सपेरिमेंट करते हो, सच सच बताना। अगर मैं सच बताऊं तो मैं अपने बालों में बहुत टाइम से एक स्टाइल रखा हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है कि मेंस ग्रूमिंग इट्स लाइक अ सॉलिड, एक डिसेंट लुक होना चाहिए, ना कि वो बहुत तिक्की फीकी सी लुक। सो मैं अपने पिछले 6 सालों से मैंने यही लुक अपना लुक रखा हुआ है, जो मेरे को बहुत पसंद है। आइडली मुझे बहुत पसंद आता है, तो आइडली मुझे लगता है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट सैलून में डू यू सी मेन बीइंग वेरी एक्सपेरिमेंटल? क्या बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे करो, और ज़्यादातर कॉर्पोरेट, मतलब जो लोग डेस्क जॉब्स पे, बोरिंग जॉब्स पे हैं, उनको लगता होगा शायद यही एक तरीका है कुछ फन एलिमेंट ऐड करने का, ऐसा होता है कुछ? हाँ, अभी आजकल बहुत लोग मेंस में एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, लाइक मुलेट हेयर कट। क्या पॉपुलर चल रहा है आजकल? जो चल रहा है वो मुलेट हेयर कट चल रहा है। व्हाट इज इट? मुलेट हेयर कट, मुलेट, ओके। वो बहुत ट्रेंडी है आजकल, काफ़ी लोग उसको कराते हैं और बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग हेयर कट। कैसा हेयर कट होता है? मैं आपको हाउ कैन यू, नहीं कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए। इट्स लाइक अ लिटिल शॉर्ट इन द साइड्स, लिटिल कॉर्नर्स, देन द बैक इज लॉन्गर। बहुत पहले के जमाने, इट्स लाइक रेट्रो लुक। ये आज से 15 साल पहले बहुत चला करते थे, हर एक चीज रेट्रो आ रही है, वापस आ रही है, घूम के आ रही है। तो इट्स लाइक अ रेट्रो, वो ट्रेंड में आया दोबारा से। सम ऑफ द वेरी वेरी हाईली स्टाइलाइज्ड बॉलीवुड पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज जिनको आप लुकअप करते हैं या जिनका मे बी स्टाइलिंग आप करना चाहेंगे? सबसे अच्छा लगता है वो रणवीर सिंह जो है, वो बहुत अपने आप को बहुत चेंज करता है और वर्सेटाइल। और जो मुझे सबसे उसका स्टाइलिंग पसंद आती है, जो बहुत चेंज लगता है अपने लोग में, वो रणवीर सिंह है। उनको स्टाइल करना चाहेंगे आप? मौका मिलेगा ज़रूर। सो मॉडल्स या कैसे, मतलब इज़ इट चैलेंजिंग टू वर्क विद देम, देयर प्रेशर्स? क्योंकि उनको तो बहुत जल्दी चीज़ें चेंज करनी होती हैं, और आप कितनी सारी रेड कार्पेट लुक्स पे भी काम कर चुके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए जब आप इस तरीके के प्रोफेशन वाले लोगों के साथ काम करते हैं? इनके साथ चैलेंज ये रहता है कि इनको ना एक टाइम, जब तक आपका मूवीज़ का पूरा सीरीज चल रहा है ना, तब तक आप उनका लुक चेंज नहीं कर सकते। तो ये इनका बॉन्ड होता है कि अगर हमने हम एक लुक क्रिएट करते हैं, उस लुक क्रिएट करने के बाद आप उनको उस 100 दिन तक वही लुक क्रिएट करनी है, उसी का ट्रेनिंग टाइम लेना है। और मॉडल के साथ रहता है कि मॉडल्स को तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं कि भाई उनको कब स्टाइलिंग कब कैसे करनी है, बट स्टाइलिंग में, नॉट लाइक हेयर कट। अच्छा, स्टाइलिंग में, हेयर कलर में नहीं। ओके। एंड हेयर केयर की बात पे आते हैं आप कि भाई कहा तो बहुत कुछ जाता है कि मेरा स्कैल्प ऐसा है, इसको ज़्यादा कंडीशनिंग चाहिए, इसको सेरम चाहिए, इसको क्रीम चाहिए। अब पता कैसे चले, इतना कुछ अवेलेबल है मार्केट में कि यार मेरा क्या नेचुरल टेक्सचर है, उसको मुझे सर्दियों में कैसे मेंटेन करना है घर में, मतलब इट्स टू कंफ्यूजिंग। इस संबंध में ममता बहुत ज़रूरी है कंसर्न कि हमारे को स्कैल्प का इशू है या हमारे को हेयर का इशू है। ओके। बहुत लोगों को स्कैल्प का इशू रहता है, जैसे उनका स्कैल्प बहुत ऑयली रहता है, तो उनको स्कैल्प सीरीज शैम्पू यूज़ करना चाहिए। ओके। तो उनको अपनी स्कैल्प केयर की शैम्पू यूज़ करनी है, जिनमें भी शायद वो ऑयली स्कैल्प है तो उनको ऑयली हेयर करना चाहिए। या किसी के बाल बहुत ड्राई हैं, तो उनको इसका मतलब उनका स्कैल्प ठीक है पर उनके बाल ड्राई हैं, तो उनको स्कैल्प सीरीज शैम्पू अलग आते हैं और हेयर के लिए अलग आते हैं। ओके। तो अगर वो स्कैल्प सीरीज है, तो अगर उनके स्कैल्प में इशू है, मे बी शायद वो ईचिंग का हो सकता है, हाँ, वो डैंड्रफ का हो सकता है। तो वो उनको समझना है कि उनका इशू डैंड्रफ इशू स्कैल्प में है, तो डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करेंगे, या ईचिंग शैम्पू जो सेंसिटिव शैम्पू होते हैं।
फिर वो समझना है कि उनके बालों का टेक्सचर के अगर करना है तो उनके टेक्सचर के हिसाब से सब उनका, अगर नॉर्मल टू वेवी हेयर नॉर्मल हेयर है तो उनको नॉर्मल शैम्पू भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर उनकी कलर हेयर है तो उनको फिर कलर ट्रीटेड शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, जिससे उनके कलर को लॉकिंग पीरियड को बढ़ा देगा। हेयर स्पाज भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं ना। हाँ, हेयर स्पा भी बहुत पॉपुलर है। इट्स लाइक अ डीप कंडीशनिंग। कब कराना चाहिए, कैसे करना हेयर स्पा चाहिए? बेसिकली इनका जो टाइमिंग रहता है कुछ वॉशेस का रहता है। हेयर स्पा का जो इफेक्ट रहता है वो करीब 8 वॉशेस तक रहता है। अच्छा। 8 वॉशेस अगर मैं बात करूँ तो लाइक 1.5 से 2 महीने। अगर आपके वॉशेस ज़्यादा है, हाँ, अगर आपके महीने में वॉशेस अगर 8 हैं तो फिर समझ लो वो आपको 1 महीना चलेगा। हाँ। तो इनको भी ये देखना पड़ता है कि वो वॉशेस अब उनके बालों में प्रॉब्लम हेयर स्पा का क्या है, कि उनको स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्योंकि दोनों में बहुत लोग ना ओवर कलरिंग करा लेते हैं तो उनके बाल डैमेज हो जाते हैं। करेक्ट। तो डैमेज होता है, उनको डैमेज हेयर का स्पा करना पड़ता है ताकि उनके बालों को जो रिपेयरिंग है, जो उनका मॉइस्चर निकल गया उसको रिड्यूस कर, ओके। उसको हम इनबिल्ड करते हैं। अगर उनके बालों में प्रॉब्लम स्कैल्प में है, जो ट्रीटमेंट होता है वो स्कैल्प सीरीज दिया जाता है। और स्कैल्प की ट्रीटमेंट के लिए भी डाइट में कुछ चेंजेस आते हैं कि? नॉट मेजरली। अच्छा। So if you would like to invite someone who is an unstoppable human or would just want to have a conversation with me, write to me at unboundwithmamta@gmail.com. That is unboundwithmamtaa@gmail.com. You can also follow my Instagram @Mamta Podcaster. That is MAMTAA Podcaster. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कई बार कि यार डॉक्टर का काम कहाँ शुरू होता है और सैलून का काम कहाँ शुरू होता है। कई बार डॉक्टर वाली प्रॉब्लम के लिए हम सैलून जा रहे होते हैं और सैलून वाली प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास। तो लोगों को नहीं पता है। अब इची स्कैल्प है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं सही प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा, या मेरा कोई एनवायरमेंटल रीज़न है, या मुझे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इसके भी कोई फैक्टर्स हैं जिसमें आप बता सकते हो कि जब ये हो तो डॉक्टर के पास जाओ और जब ये हो तो स्टाइलिस्ट के पास आओ? मेजरली बहुत प्रॉब्लम्स ये हमारे पास जो आती है वो ये आती है कि लोगों को ना कलर से ईचिंग है। कलर से ईचिंग है। तो कलर से ईचिंग नहीं है, उनको अमोनिया से ईचिंग है। उनको कोई भी चीज़ या ब्लीच फेस पे हो या कुछ हो तो उनकी जो स्किन है वो सेंसिटिव है। तो वो उनका अगर उनको बार बार ईचिंग होती है चीज़ों से, कलर कराने से, या फिर उनका स्कैल्प में कोई इश्यू होता है कोई बेसिक ट्रीटमेंट कराने से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे स्टाइलिस्ट का काम ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे डॉक्टर का काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ ओवर स्कैल्प ईचिंग करने लगे इसका मतलब फिर वो ठीक नहीं है। आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। टोटली। और जहाँ पर हम हेयर की बात करते हैं वहाँ पे आप एक स्टाइलिस्ट साथ आप कंसर्न कर सकते हैं कि उनको कितना उनके बालों का मॉइस्चर निकल चुका है, कितना वो गेन कर सकते हैं, वो स्टाइलिस्ट। लेकिन जहाँ बात आती है स्कैल्प की, तो मुझे लगता है कि वहाँ स्टाइलिस्ट का काम खत्म हो जाता है, एक डॉक्टर का काम स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे ईचिंग स्कैल्प बहुत जल्दी आपको होने लगे तो मुझे लगता है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर वो स्किन का इशू हो गया। तो वो हेयर से निकल के वो स्किन का इशू हो गया। बोटॉक्स एक नई कॉन्वर्सेशन है, बालों में बोटॉक्स। अब ये क्या है जावेद? इट्स ए बोटॉक्स, केराटिन, इट्स ए न्यू ट्रीटमेंट। ओके। वो एक्चुअली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को लैमिनेट करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द केराटिन ट्रीटमेंट इट्स लाइक अ लैमिनेट योर हेयर। जिनके बाल बहुत फ्रिजी हैं, जिनके बालों में से बाल एक केराटिन से बना है, तो जिनके बालों का केराटिन बहुत ज़्यादा, वही अगेन जो सेम चीज़ कि वो ओवर हीट करके उनके बालों का जो मॉइस्चर है, जो केराटिन है, वो वॉश आउट हो चुका है, निकल चुका है। तो आप आर्टिफिशियल केराटिन डाल के वो उनको दोबारा से उनको इनबिल्ड करते हो और उसमें जाके वो फिर वो बालों को, उस लिपिड को लैमिनेट करता है, उसको स्मूथ करता है और उसको स्मूथ एंड स्ट्रेट कर देता है। ये केराटिन ट्रीटमेंट। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट का एक ड्रॉबैक है उसमें ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेटेड नहीं होना चाहिए। तो वही है ना, अब ये चीज़ तो कोई कंज्यूमर खुद नहीं टेस्ट कर सकता है। हाँ, तो इसमें ना आपको स्टाइलिस्ट के साथ ही समझना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं क्या उसमें फॉर्मेटेड उनको सूट करता है। क्योंकि फॉर्मेटेड ज़्यादा होना वो ठीक नहीं है। होना ठीक है, लेकिन मुझे पता है थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट केराटिन ट्रीटमेंट आ चुके हैं, लेकिन उसमें फॉर्मेटेड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स दैट यू शॉर्ट रेकमेंड कि ये बेटर रहेगा, इससे तो बेटर ही रहेगा,
ऐसा कुछ है? कैरेटीन जनरली मैं बताऊँ आपको, एडली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। उससे थोड़ा बेटर है हेयर बोटॉक्स विच इज़ गुड फॉर एवरी हेयर। वो इट्स लाइक अ कट डाउन द फ्रिज। बोटॉक्स का काम क्या होता है, वो आपके बालों को डीप जाके कंडीशनिंग करता है, बालों में स्ट्रेंथ देता है, बालों की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है, और आपकी बालों में 100% कट डाउन, तो 50% आपके बालों का जो फ्रिज है उसको कट डाउन कर देता है, बालों को एक स्मूथ लुक क्रिएट कर देता है, जो कि आई थिंक सभी को चाहिए, यू नो, इट्स लाइक अ ब्लो ड्राई इफेक्ट। तो बोटॉक्स इज मोर सेफर टू कैरेटीन। और ये हम घर में कर सकते हैं? नहीं, ये आपको सैलून में आपकी प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट के साथ करना पड़ेगा। राइट। और इसको कितना फ्रीक्वेंटली कराया जा सकता है? आइडियली इसको साल में 3 बार करा सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा बार में मिल लगा साल में 2। और ये कुछ वॉशेस के लिए रहता है, ये कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये इट्स लाइक अ 3 मंथ्स अगर मैं बात करूँ तो 20-25 वॉशेस के बाद ये रिड्यूस वॉश आउट होना चालू हो जाता है, तो अगेन सर्विस टू बोटॉक्स ट्रीटमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे आपने बोला बहुत हैं, पोल्यूशन, मतलब द एयर दैट वी आर ब्रीदिंग, इतना स्मोक, और सारे भी वाटर में भी इतने पोल्यूटेंट्स हैं जिससे हम बाल धो रहे हैं। क्या किया जा सकता है अब अगर हम ऐसे शहरों में रह रहे हैं, तो मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे फॉर अस टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर आवर हेयर? सी इसके लिए एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने बालों में कम से कम केमिकल ट्रीटमेंट जो है बहुत लिमिटेड रखें, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही डिस्टर्ब हो रहे हैं बाल। आप ओवर केमिकल्स डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आइडियली या तो आप देखो इन्वायरमेंट को तो आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज पॉल्यूशन इज लाइक टू मच ऑफ पॉल्यूशन, उसको तो वो तो हमारे से नहीं होगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि मैकेनिकली जो अपने हमारे बाल हैं उनको हम कम से कम हीट दें, उनको हम करें हीट, लेकिन उनका तो जो टेम्परेचर है उसको मिनिमम रखें। और केमिकल ट्रीटमेंट कराएं तो अपने साली से सोच के और समझ के उसको कराएं कि भैया ये मेरे बालों के लिए क्या परफेक्ट है, इससे मेरे बालों में और स्ट्रेस तो नहीं आ जाएगा। तो आप इन्वायरमेंट को कुछ नहीं कर सकते, बट अपने पर जो आप कर सकते हो वो केमिकल ट्रीटमेंट थोड़े से कम कराओ, आप मैकेनिकली थोड़ा सा अपने बालों को थोड़ा कम डिस्टर्ब करो। अब जैसे कई लोगों का प्रोफेशन है ऐसा कि फॉर एग्जांपल एयर होस्टेसेस हो गई, या फ्रंट डेस्क पे जो लोग काम करते हैं जहाँ पे बहुत पब्लिक इंटरफेस है, कोई एंकर हो गया पॉडकास्टर हो गया जहाँ पे उनको बहुत जल्दी बालों को ब्लो ड्राई या स्टाइलिंग करनी हो, what would you tell them, like how should they give it a break? क्या करना चाहिए उन्हें? उसके लिए ना आपको मार्केट में अच्छे हीट प्रोटेक्टर आते हैं। अच्छा। when you do the hair ironing या मे बी शायद ब्लो ड्राई, तो हीट प्रोटेक्ट लगा करें तो वो आपके बालों पे हीट नहीं हो रहा, उस प्रोडक्ट के ऊपर हीट कर रहे हो, देन यू वॉश आउट योर प्रोडक्ट, योर हेयर इज टोटली सेफ। इस लैमिनेट करता है आपको हेयर को व्हेन यू डू द आयनिंग या टोंग्स या एवरीथिंग। तो वो करने से पहले आप उसे लगाते हैं और फिर उसके बाद वो आपके बालों पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं होने देता उतना। ओके। तो कंपल्सरी है हीट प्रोटेक्टर लगाना इफ यू डू द हीट, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपका। बच्चों में हेयर केयर मतलब कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं? मदर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप जो बच्चे? मैं जनरली बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि जो मदर्स हैं वो गर्ल्स के ना बाल बहुत टाइट बांधती हैं। हाँ, ये तो मम्मियों का फेवरेट है कि आई थिंक वो बाल नहीं स्कूल जा रहे हैं तो वो जो है ना लाइक टाइट बनने चाहिए एकदम। जनरली मैं जो बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, जो इतने बच्चे मेरे पास आते हैं उन बच्चों का ना हेयर लाइन बहुत पीछे होता जा रहा है बिकॉज ऑफ टाइट ऑफ तो जब बच्चों के स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनके 3-4-5 घंटे तक बाल बहुत टाइट बंधे रहते हैं, तो उनकी जो हेयर लाइन है ये तो यूज टू है। हाँ। तो उनको जाना पड़ेगा और वो बाल बहुत टाइटली पोनी करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सारी मदर्स को बोलूँगा कि प्लीज़ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लूज रहना चाहिए। जब भी आप पोनी करते हैं तो उसको थोड़ा सा ना किसी टेल कॉम से या किसी चीज़ से थोड़ा सा लूज कर देना चाहिए, ताकि वो उनका बाल प्रेशर ना ले। उनका बाल ना वो 5 घंटे तक प्रेशर लेता रहता है, तो वो थोड़ा टाइम बाद ना बच्चों की हेयर लाइन बहुत पीछे चली जाती है। ओके। जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल बहुत सारे बच्चों को हम सैलून में भी देख रहे हैं। सही है ये। वही तो इंस्टाग्राम ने ना बहुत लोगों को, बच्चों को, और यूट्यूब ने बच्चों को बहुत अवेयर दे दिया है। बच्चे आजकल कोरियन वीडियोस देख के ना वो कहते हैं उनको ऐसा स्टाइल कराना है, मेरे को वॉल्फ कराना है, मेरे को ऐसा कराना है, मेरे को कॉटन बैंड्स कराने हैं।
तो ये बच्चों के लिए अवेयरनेस बढ़ गई है पिछले 3-4 सालों में, जब से कोविड के बाद बच्चों ने मुझे लगता है फोन देखना ज्यादा चालू कर दिया है, कोरियन क्योंकि सब कुछ सीरीज वगैरह देख के ना बच्चों को लग रहा है, पहले नहीं होता ऐसा, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो गया। नेटफ्लिक्स की सीरीज देख के भी ये हो रहा है, कोरियन देख के बच्चों को वैसा ही चाहिए। अब तो बच्चे रेफरेंस लेके आते हैं कि आई वांट सम सेम लुक। तो सही है ये, मॉडरेट। बॉयज़ में भी अवेयरनेस उतनी ही बढ़ रही है। अगेन मेन लूज देयर हेयर, एक पॉइंट के बाद एक बहुत कॉमनली देखा जाता है कि मेन में हेयर लॉस बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी। प्रोएक्टिवली, ताकि उसको प्रिवेंटिवली कुछ उन्हें शुरुआत से ही करना चाहिए। जैसे पता चला कि यार अब हम 30s में जा रहे हैं या 40s में जा रहे हैं, तो अब हमें ये करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मेन तो बिल्कुल ही हेयर केयर को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं कई बार। इसके साथ एक और चीज़ प्रॉब्लम भी आती है, वो जो बहुत ज़्यादा जेल यूज़ करते हैं बालों में ना। आई थिंक मुझे लगता है नहीं यूज़ करना चाहिए जेल। जो लोग हेयर स्टाइलिंग या बच्चे या 30 के बाद जो हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा जेल यूज़ करते हैं, क्योंकि जेल क्या कहते हैं, लिक्विड होकर आपके स्कैल्प तक पहुंच जाता है। अच्छा। क्योंकि आप हर रोज़ जेल लगाते हो तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक तो पहले उनको अपनी जो हेयर केयर जो सीरीज़ है, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आफ्टर स्टाइलिंग, उनको ठीक समझना चाहिए कि मुझे कौन सा यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना नहीं चाहिए। वो जेल नहीं होना चाहिए, मम्मी शायद वो हल्का फुल्का क्ले या वैक्स थोड़ा यूज़ करें, ताकि ऊपर स्टाइलिंग हो, नीचे तक कोई प्रोडक्ट ना जाए। दूसरा, उनको वही अपनी प्रोटीन डाइट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो कि वो लोग वर्क प्रेशर में आके ना बहुत अपने चीज़ों को बहुत लूज छोड़ देते हैं, जिससे कारण आप 30 के बाद देखें आपका हेयर लॉस चीज़ें स्टार्ट होने चालू जाती हैं। और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण ऑफिस का इतना काम और चीज़ों को लेकर स्ट्रेस इतना रहता है, तो उनका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, वो वहाँ से स्टार्ट होना चालू होता है। मतलब जेनेटिक भी बहुत रहता है, ये जेनेटिक भी रहता है कि अगर किसी की फैमिली में है तो फिर उसको रुकना मुश्किल है। बट उसके लिए ये है कि अच्छा प्रोटीन्स लेवल आप बहुत अच्छे खाएं, विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स लें। एक बायोटिक का बायोटीन आता है, वो बहुत हेल्प करता है आपको। बायोटिक का बायोटीन, ओके, वो कैसे? उसको इट्स लाइक अ मल्टीविटामिन्स, तो वो आपको बहुत ग्रोथ में और चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। सो मेन फोक्स एंड वुमेन फोक्स एंड चाइल्ड फोक्स, बायोटिक का बायोटीन पहला प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आया है जो कि मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन कर दिया। बट कमिंग टू जिन लोगों के बहुत ही पतले बाल हैं, है ना, सो हमने मतलब इन आवर ग्रोइंग ईयर्स हमने दादी नानी से सुना है कि घने और मोटे बाल, और अब हम देख रहे हैं कि यार ये सारे स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स और ये वो बालों को एकदम पतला करती जा रही है। और कई लोगों के जेनेटिकली भी बहुत पतले बाल होते हैं। कैसे पतले बालों को की हेल्थ पे काम किया जा सकता है? देखिए, बालों को थिकर करना इतना आसान नहीं है कि कोई किसी बालों को डायमीटर थिन है तो वो कुछ ऐसी चीज़ लगाएं थिक हो जाए। ओके। कि तो नेचुरली जब कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, तो ये या तो बाल बहुत पतले हो जाएंगे या बालों का थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी हार्मोनल चेंज के साथ ना। तो ये चीज़ें थोड़ी भी होनी होती हैं। तो ये इसके लिए कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मैं ये बोलूँ कि ये वाला ही चीज़ें खाएंगे तो या ये चीज़ लगाएंगे तो बाल मोटे हो जाएंगे या पतले हो जाएंगे। ये नेचुरली रहता है। ये तो नॉर्मली आपकी बॉडी की डाइट्स के हिसाब से चलता रहता है। कभी कभी होता है कि बाल बहुत थिन होने लगते हैं, फिर वो फॉल होने लगते हैं, लॉस होने लगते हैं। तो उसमें इसका मतलब है कि आप अपने आपके बालों में प्रोटीन्स लेवल कम हो गया आपकी डाइट, तो आपकी डाइट्स में, तो फिर आपका हेयर लॉस मतलब आपको इंडिकेशन दे रहा है। हाँ। आपके बाल थिन हो रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, इसका मतलब इससे इंडिकेशन। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं या या फिर आप बहुत मेडिसिन बहुत हैवी टैबलेट खा रहे हैं, तो अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो सबसे पहले आपके बालों पे इम्पैक्ट आएगा। आपके बाल टूटने चालू हो जाएंगे, आपका बाल थिन होना चालू हो जाएगा, आपका बाल फॉलिकल चालू हो जाएगा। आपको इसका मतलब योर बॉडी समथिंग इज रॉन्ग, इनसाइड यू समथिंग इज रॉन्ग। तो ये इंडिकेशन होते हैं जब बाल हमारे टूटने चालू होते हैं। और बालों का क्या नेचुरल प्रोसेस यही है कि वो बढ़ते ही रहते हैं, ताउम्र बढ़ते रहते हैं? हाँ, वो बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं। और एक एजिंग हेयर होता है, जब एक टाइम के बाद बालों की ग्रोथ स्लो होती है। वो एजिंग हेयर, वो मैं आई कांट से कि वो कौन सी एग्जैक्ट एज है जो इससे बाल एकदम नहीं बढ़ते हैं, बट एक टाइम के बाद ग्रोथ, सबका अपना अपना भी होता होगा, है ना। मेन एंड विमेन, बच्चे, सबके बाल हमेशा ही मतलब बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक एज के बाद बाल थोड़े स्लो ग्रोथ हो जाते हैं। वो एज
कंसिडर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कौन सी एज है जिसमें एग्जैक्टली तो लोग अब बहुत अपने पहले से अपने बालों को वो रखने लगे। हाँ, तो जस्ट वन थिंग ऑन जो ट्रेडिशनल वेज हमने देखे हैं, दादी नानी के नुस्खे, मेहंदी लगाना, मेहंदी में कॉफ़ी डालना, पता नहीं क्या क्या, ब्राह्मी, आंवला, ये वो, आप कुछ भी इसमें रेकमेंड करते हो? ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं और आई एम श्योर बहुत अच्छी हुई। जब जब चीज़ें नहीं हुआ करती थी ऐसे, अब ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिनके अंदर ऑलरेडी आंवला और चीज़ें ऑलरेडी शैम्पूज में हैं। पहले लोगों में इतनी चीज़ें थी नहीं, प्रोडक्ट ऐसे थे नहीं जिसके अंदर आंवला भी हो, जिसके अंदर शिकाकाई भी हो। अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर इन बिल्ड ऑलरेडी आ रहे हैं। तो आई थिंक वो सारा कुछ करना, मिक्स करना, ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि वो सब चीज़ आंवला मिक्स करे और चीज़ें मिक्स करे, फिर उसको पेस्ट बनाए, फिर उसको स्कैल्प पे लगाए, फिर उसको धोए। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। आप ना फटाफट लो, इट्स लाइक एक पाउच लो, खोलो और बालों में लगाओ और हो जाओ। इट्स लाइक ए शॉर्ट हो गया सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बेसिक्स में हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स में ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है आजकल। और ये जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़ोर शोर से चला हुआ है, शॉर्ट्सकॉप हो गया, लॉरियल हो गया, मतलब आर दीज एक्चुअली द प्रोडक्ट्स की शायद इनको रेयरली यूज़ करा जाए? आर दे सेफ, कंप्लीटली सेफ? आजकल बहुत सारे शैम्पू आ गए, मतलब जो बहुत सेफ, जिसमें सल्फेट नहीं है, पैराफिन नहीं है, सल्फेट फ्री शैम्पू हैं जो बहुत सेफ है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सिलिकॉन वगैरह नहीं होता है, और हर ब्रांड के पास है वो, लॉरियल, शॉर्ट्सकॉप्स के पास। तो इट्स लाइक सेफर साइड। वही अजल कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके बालों का टाइप क्या है और आपको चाहिए क्या, यू नो। पर मेरी एक चीज़ है यार, इंडिया में अभी तक हमने बालों के ऊपर एक ऐसी ब्रांड नहीं निकाली जिसको हम अपना कह सकें, isn't it? एब्सोल्युटली राइट, यू ऐसा कोई इसको आप अपना कह सको। हाँ, मतलब ये सब हम जो भी तकनीकें हैं, जो भी है, ये सब आ तो बाहर से ही रहा है, जबकि Indian women have always been known for such great hair and texture and everything. आपको नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए? वही सुन, कुछ ना कुछ इसके लिए हम करेंगे। ये हमारे लिए आपने एक अच्छा वर्क दे दिया है, जो हम नेक्स्ट बैठेंगे तो डेफिनेटली विल शेयर समथिंग। टोटली। उससे पहले, ऐसे तो हम आपको नहीं जाने देंगे, उससे पहले हमारा एक छोटा सा राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं रैपिड रिफ्लेक्स राउंड। मतलब कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पर जो पहला आंसर आपके दिमाग में आता है, आपको वो वर्ड बताना है कि क्या है। तो आप रेडी हैं जावेद? I'm ready. जावेद को सबसे अच्छा क्या लगता है? मेरे को सबसे अच्छा अपना वर्क लगता है। अगर हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होते तो क्या होते? मैं फैशन डिज़ाइनर होता। सबसे बढ़िया हेयर कट या हेयर स्टाइलिंग आपकी किसने की है? मिस्टर राज हैं एक मेरे, जो हमेशा करते हैं। ओके, मैं वेरी हैप्पी विद। ओके, तो आप बताइए कि पहली बात है, बालों का कलर वाइट ही क्यों होता है? ये बालों का वाइट होने के कई कारण है। एक एजिंग हेयर हो जाता है, कभी एज के साथ ग्रे होता है मोस्टली। कुछ जो होता है वो बालों में मेलानिन कम होने के कारण, उसका रिड्यूस होने के कारण बाल वाइट होने लगता है। कोई एक ऐसे सेलिब्रिटी फीमेल है जिनका हेयर स्टाइलिंग आप करना चाहेंगे? ऐसी मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो दीपिका पादुकोण, जो बहुत अपनी स्टाइलिंग में बड़ी फेमस है। क्योंकि नो दीपिका का बहुत लुक बहुत भी मूवी में चेंज हो जाता है इसके कलर्स को लेकर। तो आइडियली अगर कभी मुझे मिला तो मैं दीपिका पादुकोण का करूँगा। ओह, वेरी नाइस। और कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर, विच वन इज योर पिक, फेवरेट? कर्ली हेयर मोस्ट अच्छा रहता है। कर्ली हेयर जी नो, उसमें एक स्ट्रेट इज वेरी कॉमन हेयर, नेचुरल, मतलब बहुत लोगों के स्ट्रेट ही मिलेंगे। कर्ली हेयर जो मॉडल्स होती हैं हमेशा वो एक डिफरेंट इमेज और डिफरेंट लुक क्रिएट करती है, जो कि आई थिंक कर्ली हेयर, यू नो, अगर मुझे एक मॉडल चाहिए कर्ली हेयर की और एक स्ट्रेट हेयर की, तो मैं पिक करूंगा कर्ली हेयर की मॉडल। It's a different image. What is your hot favorite color of every time, जो आप हमेशा सजेस्ट करना चाहेंगे, अपने वालों पे करना चाहेंगे? कौन सा ऐसा कलर है? मैं हमेशा जो मोस्टली जो मेरे फेवरेट कलर है वो ब्राउन्स में है, मोका में, जो हमारे इंडियन स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। हर एक स्किन के साथ बहुत इजी स्मर्ज हो जाते हैं। तो वो ब्राउन कलर है जो हमारे इंडियन वुमेन पे बहुत अच्छे सूट करते हैं। जो ये आजकल ग्रे बाल कराने का फैशन चला है, उस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? ये ना एक्चुअली ये बहुत टाइम से ना ये इटली से और ये सारा फैशन इटली और मिलान से आता है।
तो सारा इटली और मिलान में ना काफ़ी लोग अपना मैन भी काफ़ी ग्रे रखने लगे हैं। तो अब लोगों को लगता है कि मुझे ग्रे ही रहना चाहिए, मेरे बाल अब वो कलर ना करा के मैं अपने बालों को ग्रे कराती हूँ। तो वो ग्रे आजकल बहुत ट्रेंड में है। बहुत लोग ट्रैवल करते हैं इटली जाके, उनको दिखता है कि यार ग्रे इससे ट्रेंडी, और हम इंडिया में लगता है कि यार ये तो ट्रेंड नहीं है, तो ये मतलब मुझे लग रहा है एजिंग हेयर लग रहा हूँ मैं, बहुत ओल्ड लग रहा हूँ। बट इन इंटरनेशनल इज इन trained for grey hair. But in India it's a no. A little more time. All right. लोगों को समझने के लिए. All right. एक favorite चीज, जो आपकी favorite चीज है, जो first thing in the morning आपको करनी है उठते ही. प्रेयर, जो मुझे लगता है शुक्राना हमेशा ऊपर वाले का करना चाहिए। कहते हैं ना, शुक्राना वो होना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें अच्छे से एक सेहत दी, एक अच्छा काम दिया जिसको हम करते हैं, और इतनी ब्लेसिंग ऊपर वाले की हमारे साथ रहती है। तो आई थिंक उसका शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले मॉर्निंग उठ के। इसके बाद फिर आपका दिन स्टार्ट होना चाहिए। यू वर्कआउट एंड एवरीथिंग, फेवरेट वर्कआउट क्या है? फेवरेट वर्कआउट, वेरी गुड क्वेश्चंस। Favorite workout basically is like shoulder workout. We know you flaunt that too much in the salon also. So one person that is like your dream model, कोई ऐसा है, कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसी सेलिब्रिटी, पर्सनालिटी जो आपके लिए एक ड्रीम है कि हाँ इनके साथ ज़रूर काम करना है? एक्चुअली मुझे लगता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा सेलिब्रिटी मेरे लिए कोई है नहीं, और मेरे जो क्लाइंट्स मेरे क्लाइंट्स और फ्रेंड हैं वो मेरे लिए सेलिब्रिटी है। सो आई थिंक मेरे लिए इनफ है वो, साथ में उन्हीं को सेलिब्रिटी समझता हूँ हमेशा। वेरी स्वीट। एंड वन थिंग विच इज़ ऑल्सो अ मस्ट डू फॉर यू एट नाइट, लाइक एक बेड टाइम रिचुअल है कि सोने से पहले ये ज़रूर करना है मुझको? सोने से पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी रीडिंग करके सोऊं, तो वो अवेयरनेस, आपकी नॉलेज हमेशा आपके काम आती है सक्सेस होने में। तो वो जितना नॉलेज आप बुकों से ले सकते हो ना, आई थिंक वो दुनिया में किसी से नहीं ले सकते। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। एनीथिंग जो आज के हेयर डिज़ाइनर्स और स्टाइलिस्ट को समझनी बहुत ज़रूरी है? एक अच्छा स्टाइलिस्ट बनने के लिए एजुकेशन, नॉलेज, मार्केट को समझना, अपनी ऑडियंस को समझना कि उनको क्या चाहिए, उनको ट्रेंड सेट क्या चल रहा है, उनको वो बहुत ज़रूरी है। इंडियन हेयर टाइप और इंटरनेशनल क्या डिफरेंस है? आपने तो दोनों रीजन्स, मतलब हर जगह पे आप काम करते हैं, क्या उनके टेक्सचर में, उनके जो भी कहिए, मतलब क्या फ़र्क है दोनों तरीके के हेयर में? एक्चुअली इंडियन हेयर इज़ लाइक अ मोर डेंस, मोर हैवी, डायमीटर विद थिकर, और the European hair is like a very thin. So अगर एज ए स्टाइलिंग की बात करें हम, तो इंडियन हेयर इज मच बेटर टू यूरोपियन हेयर, बिकॉज कोई भी स्टाइलिंग आप बहुत अच्छे से स्टे कर पाते हो, बट यूरोपियन हेयर पे ना आप स्टाइलिंग को स्टे नहीं कर पाते, बिकॉज उनका डायमीटर ऑलरेडी बहुत थिन होता है, बहुत फाइन होता है। वाओ, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट आंसर एंड यू हैव ट्रूली कम अनबाउंड, जावेद। दिस वाज सो मच फन। आई मीन टोटली आपने हमको अपनी इंडस्ट्री, अपने एक्सपर्टीज़ और अपनी नॉलेज के साथ इतना आज मतलब इतना एनलाइटन किया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, फॉर बीइंग हु यू आर, फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, and we will keep coming back to you for more. Yeah, definitely, Mamta. It's very. I hope आपने enjoy किया. Yeah, I'm totally enjoy. And very comfortable with you. Yeah. That's the whole idea of Unbound. हम जो आप हैं वही हम इस शो पे लाना चाहते हैं, उसी से सबको अवेयर करना चाहते हैं, सबको कुछ ना कुछ नया देना चाहते हैं, तो आते रहिएगा। जरूर, definitely. Thank you. Thanks, Javed. I hope it was fine for you. Yeah. Thank you so much for tuning into this episode, and for all the episodes you can come back to Unbound with Mamta, now available on 20+ audio streaming platforms: Spotify, Amazon, Gaana, iTunes, Google Podcasts, or wherever else you get your audio.